देखो, लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स का बेसिक पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे, बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखना सीखे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़े थे वेक्टर्स इन टू डायमेंशन। वेक्टर्स इन टू डायमेंशन। ठीक है, आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स इन 2D। ठीक है, और मान लो कि कुछ ऐसा हो कि इधर साइड में एक्स एक्सिस है और इस साइड में वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर ड्रॉ कर दिए इस तरह से। ठीक है, वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और वेक्टर का हेड है पॉइंट x, y पे। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लो कि इस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर। इस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और हम ये बोले थे कि x को बोलते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r एंड y को क्या बोलते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। तो x इज नोन एज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r एंड y इज नोन एज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। और अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये भी हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। एक और चीज़ हम बताए थे कि वेक्टर r को हम लोग कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दो P और इस पॉइंट का नाम दे दो Q। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि OQ वेक्टर जो है वो है OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, और यहाँ यहीं से तो ये वाला चीज़ लिखे थे कि आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सब हम लोग सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो PQ वेक्टर है उसको चाहो तो तुम शिफ्ट करके वाई एक्सिस पे ले आओ। मतलब जो PQ वेक्टर था उसको पकड़ो और पकड़ करके कहाँ पे ले आओ? वाई एक्सिस पे लेके चले आओ। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो इसी डायग्राम को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, वेक्टर आर का हेड है x, y पे और टेल है ओरिजिन पे। ठीक है, हम चाहें तो वेक्टर आर को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो किधर होगा? वाई एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो एक्स एक्सिस की तरफ है उसको हम बोल सकते हैं एक्स आई कैप, और जो वाई एक्सिस की तरफ है उसको बोल सकते हैं वाई जे कैप। अगर हम आई कैप जे कैप ना लिखें, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ओरिजिन से एक्स तक जाएगा, मतलब उस पॉइंट तक जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा। और वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में उस पॉइंट तक जाएगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर आर है तो उसको हम दो वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। पहला एलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा एलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, और ब्रेक करना को हम बोलते हैं कि वेक्टर का हम कंपोनेंट ले रहे हैं या फिर हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर को ब्रेक करने को हम बोलते हैं वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं या फिर वेक्टर को क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग चाहें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कि वेक्टर 2 डायमेंशन में हो तभी। ठीक है,
और इन दोनों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर में लिख चुके हैं। और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर है एक्स, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर क्या है, वाई है, ठीक है। अब हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो वेक्टर आर है पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं कि वेक्टर आर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लो कि वेक्टर आर पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर का रूल बोल सकते हो ये y कर रहा है, और बेस का रूल कौन कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दें तो परपेंडिकुलर का रूल y कर रहा है और बेस का रूल कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x, ठीक है। जैसे मान लो कि tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो अगर tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका यूज करके हम लोग चाहें तो एंगल बता सकते हैं, किसके बीच का एंगल बता सकते हैं, तो वेक्टर आर और पॉजिटिव एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू मतलब क्या है, बिटवीन। तो एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और तुमसे ये बोला कि सबसे पहले वेक्टर आर को ड्रॉ करो, वेक्टर आर को क्या करो, ड्रॉ करो, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बताओ, और फिर तुमसे ये पूछा गया कि वेक्टर आर पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी बताओ, ठीक है। तो चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिन होना चाहिए। अब इसके बाद देखो वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट कितना है, बताओ तो कोई, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट कितना है प्रभात, 4, और वाई कंपोनेंट कितना है, 4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 4 मार्क कर लो और वाई एक्सिस पे भी 4 मार्क कर लो, ठीक है। और 4,4 पॉइंट को प्लॉट कर लो, 4,4 पॉइंट को प्लॉट कर लो। तो पॉइंट 4,4 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 4,4 की तरफ जाएगा। कोई भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब कि टेल ओरिजिन पे होगा और हेड होगा रिक्वायर्ड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट है 4,4। तो जो वेक्टर होगा, वेक्टर आर जो होगा वो ओरिजिन से 4,4 की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर आर को प्लॉट कर दिए या ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में तुमसे ये पूछा है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है √x² + y², ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है भाई, 4, और y का वैल्यू कितना है, 4। तो √4² + 4² हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√2, √4² + 4² को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4√2। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, तुम करके देख लो आता है कि नहीं, क्या ऐसा आएगा कि नहीं, बोलो। आएगा सर, ठीक है आएगा। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 + 16 कितना होगा 32, और 32 को लिख सकते हो 16 × 2। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 2 का तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हुआ 4√2। अब इसके बाद एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए फॉर्मूला बताए हैं tan थीटा इक्वल टू y/x, ठीक है। तो y कितना है जी, y है 4 और x कितना है 4। तो 4/4 कितना मिला 1। तो tan थीटा 1 आ गया। अगर tan थीटा 1 आया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज 45 डिग्री। मतलब ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अच्छा थीटा यहाँ पे दे क्या रहा है, थीटा यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है।
थीटा डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है, मतलब कि हम लोग को आइडिया लग गया कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ठीक बीच से क्रॉस करेगा। सपोज थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, वाई एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। वही अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो वेक्टर किधर होता है, एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। तो थीटा बता क्या रहा है, थीटा डायरेक्शन दे रहा है, थीटा डायरेक्शन दे रहा है, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि वेक्टर आर दिया हुआ है -2i कैप +2√3j कैप, -2i कैप +2√3j कैप, ठीक है। तो बताओ इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, -2, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज -2 और वाई कंपोनेंट इस वेक्टर का क्या होगा, तो 2√3, ठीक है। तो आराम से इस वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, तो निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस की तरफ -2 मार्क कर लो। वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ 2√3 मार्क कर लो, ठीक है। तो -2, 2√3 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। तो जो वेक्टर होगा वो ऑरिजिन से -2, 2√3 की तरफ होगा, जो वेक्टर होगा वो ऑरिजिन से -2, 2√3 की तरफ होगा, ठीक है। तो ऑरिजिन से स्टार्ट करो, मतलब ऑरिजिन पे टेल रखो और हेड कहाँ पे बनाओ, तो -2, 2√3 पे बना दो। तो दिस इज वेक्टर आर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट तुमसे ये पूछा गया कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा √x² + y²। तो x के जगह पे लिखेंगे -2 तो -2 के स्क्वायर, और y की जगह पे लिखेंगे 2√3 तो 2√3 के स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, तो 4 + 12 कितना होगा, 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4। तो इसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हुआ 4। अब नेक्स्ट डायरेक्शन, और डायरेक्शन मतलब एंगल, एंगल किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इतना बड़ा एंगल, ठीक है। तो थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला है y/x, ठीक है, y/x। तो y है 2√3 और x है -2, तो मिलेगा -√3। अब बड़ा दिक्कत है भाई, ठीक है। इसमें बायो वाले बच्चे भी हैं और मैथ्स वाले बच्चे भी हैं। मैथ वाले बच्चे जो ट्रिगो थोड़ा मोड़ा पढ़े हो, वो थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो कि अगर tan थीटा -3 है तो थीटा कितना होगा, ठीक है। वैसे बाकी लोगों से हम ये पूछेंगे tan थीटा निगेटिव आया क्यों, सर वो सेकंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा निगेटिव होगा ऑब्वियसली। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन थीटा तो निकाल नहीं पाएंगे हम, तो थीटा नहीं निकाल पाएंगे तो उसका एक तरीका हम बताते हैं। मान लो कि दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला जो एक्यूट एंगल है वो मान लिए अल्फा, ठीक है। एक्यूट एंगल को क्या मान लिए, अल्फा, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में बना लो, ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में बना लो। तो रफ में हम इधर बना लिए, ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में इधर बना दिए। यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि लेंथ ओ ए कितना है, लेंथ ओ ए, ए का कोऑर्डिनेट हम नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओ ए का लेंथ कितना है, तो बताओ कितना होगा, 2 होगा, -2 नहीं होगा, 2 होगा। ओ ए का लेंथ ओ ए का लेंथ कितना बड़ा है, तो 2 होगा ना,
2 होगा, ए का कोऑर्डिनेट -2 है, ठीक है। ए बी का लेंथ कितना है बताओ तो, ए बी का लेंथ कितना है? 2√3, ठीक है। अब तुम क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट लगा, अगर तुमसे ये पूछ दे कि tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2√3 और बेस कितना है? 2, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3। तो tan अल्फा √3 आया। अगर tan अल्फा √3 है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो काम हम किए हैं ये रफ में किए हैं, जो साइड में हम काम किए हैं वो कहाँ पे किए हैं? रफ में किए हैं, ठीक है। तो दिस इज रफ वर्क। तो जो मेन हम डायग्राम बना के रखे हैं उसमें अल्फा निकल चुका है, अल्फा 60 डिग्री है। अगर अल्फा 60 डिग्री है तो थीटा नहीं बता सकते हो? बोलो, अल्फा अगर 60 डिग्री है तो थीटा कितना होगा? 120 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री होगा। ये हम लोग जानते हैं ना क्लास 10 से। लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर एक जियोम था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल्स होगा उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर अल्फा पता है तो थीटा भी पता हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा इज 180 डिग्री। It implies that theta is 180 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो वैल्यू कितना हुआ? 120 डिग्री। मतलब कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 120 डिग्री, है ना। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्या काम किए। देखो, वेक्टर को ड्रॉ करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? एंगल बताने में। हम लोग को बताना है थीटा। तो थीटा डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं भाई, थीटा नहीं डायरेक्ट बता सकते हैं, तो हम लोग क्या किए कि एक एंगल अल्फा मार्क कर लिए। अल्फा एंगल नेगेटिव एक्सिस के साथ है यहाँ पे, ठीक है। और एक ट्रायंगल बना दिए रफ में, ठीक है। और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस को दिखा दिए। परपेंडिकुलर और बेस नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ है। और tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करके हम अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अल्फा एक्यूट एंगल है, ठीक है। और अगर अल्फा निकल गया तो आराम से थीटा निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेक्टर r इक्वल टू -3i कैप -√3j कैप, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है बताओ भाई लोग जल्दी से? -3। और y कंपोनेंट क्या होगा? -√3। अच्छा, देख के बताओ ये वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? ये वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम ओरिजिन मार्क कर दिए। अब x में हम लोग को क्या मार्क करना है? x एक्सिस पे क्या मार्क करना है? -3। और y एक्सिस पे -√3, ठीक है। अब हम लोग -3, -√3 पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे है -3, -√3। वेक्टर हमेशा कहाँ शुरू होता है बताओ तुम लोग? वेक्टर हमेशा कहाँ शुरू होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से। तो वेक्टर को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से, मतलब टेल होगा ओरिजिन पे और हेड कहाँ पे होगा? तो -3, √3 पे, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर होगा। दिस इज वेक्टर r। अब वेक्टर r का मैग्नीट्यूड बताया जाए तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √x² + y², ठीक है। तो पिंटू आप बताइए वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना आएगा पुट करने के बाद में? जल्दी से
और कोई बताओ भाई। √12 अंडर रूट 12 को क्या ले सकते हो? 2√3 ले सकते हैं। √3 ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2√3। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो गया 2√3। अब इसके बाद हम लोग को एंगल भी बताना है, और एंगल किसके साथ बताना है? पॉजिटिव एक्सिस के साथ बताना है। मतलब हम लोग को ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा, और थीटा के लिए फॉर्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो तो 9 में होता था, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस 9 में होता था। ठीक है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। y कितना है? 2√3। गलती की, y कितना है बताओ तो? -√3। और x कितना है? -3। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1/√3। तो tan थीटा मिला 1/√3। अगर tan थीटा 1/√3 है तो थीटा कितना होना चाहिए बताओ तो तुम लोग? 30 डिग्री। अच्छा देख के बताओ, क्या थीटा 30 डिग्री पॉसिबल है यहाँ पे? नो सर। थीटा 30 डिग्री पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अच्छा tan थीटा पॉजिटिव आया क्यों फिर? tan थीटा पॉजिटिव क्यों आया बताओ? वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव ही होगा ना। अब अगर tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि थीटा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोई बंदा है, देख लेते हैं। हाँ, क्या नाम है भाई? यूटी निप। सर हम पिंटू है सर, बाय मिस्टेक वो हो गया था। अच्छा पूरा उल्टा कर सर लिए। पिंटू का उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा लिखा हुआ है। महान आदमी हो। चलो ठीक है पिंटू का उल्टा लिखा हुआ है। तो tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं 30 डिग्री होगा? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? फिर वही काम करो। मान लो कि दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है। नेगेटिव एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है? अल्फा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है, और ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में बना दो। ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में बना दो। ठीक है, बना दिए इस तरह से। दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, ओ ए बी। अब बताओ तुम लोग कि लेंथ ओ ए क्या होगा? बताओ जल्दी से, लेंथ ओ ए क्या होगा? 3। और लेंथ ए बी क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे बचपन वाला फॉर्मूला लगाओ कि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ तुम ही लोग? और बेस कितना है? 3। तो tan अल्फा कितना हो गया? 1/√3। अगर tan अल्फा 1/√3 हुआ और अल्फा आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ? 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इस केस में अल्फा 30 डिग्री होगा, लेकिन थीटा 30 डिग्री नहीं है भाई, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी, और यहाँ लकली थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है। ठीक है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्फा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब अल्फा और थीटा में रिलेशन क्या है देखा जाए। अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है देख के बताओ। थीटा कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा? तो यहाँ ध्यान दो, इतना दूर एंगल कितना है? हाँ, इतना दूर तो 180 डिग्री है जो हम दिखा के रखे हैं, और ये वैल्यू है अल्फा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री प्लस अल्फा। बताओ। तो एक लड़की तो बोली भी अभी कि, कौन बोली थी, नाम बताओ भाई? हाँ, इसी तो ठीक है, पढ़ने में रिस्पॉन्स करती है, और बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करते रहो भाई, तब तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। नहीं तो हमको लगेगा कि गाय बकरी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आदमी को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, है ना अनिमा? तो
मतलब बकरी हो तुम, चलो कोई बात नहीं ऐसे बोल रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री प्लस अल्फा। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करके डाल देंगे अनिमा ये बकरी डिलीट कर देंगे। तो थीटा है 180 डिग्री प्लस अल्फा, 180 डिग्री तो 180 डिग्री है, और अल्फा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो अल्टीमेटली कितना मिला 210 डिग्री। क्लियर हो गया है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन दोबारा बताने की जरूरत है? नो सर। नो सर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप। वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो इसका x कंपोनेंट 3 होगा और y कंपोनेंट माइनस 3 होगा। तो अनन्या बताओ वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो भाई, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हाँ, इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट होगा 3,-3। वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा विदिशा? वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा विदिशा? ओरिजिन से या किसी और पॉइंट से? ओरिजिन से। और उसका हेड कहाँ पे होगा? तो 3,-3 पे। दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर, ठीक है। अब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बताया जाए। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस y², ठीक है। तो √x की जगह पे 3 और y की जगह पे -3, ठीक है। तो सॉल्व करो, आएगा 3√2। सॉल्व करके देख लो 3√2 ही आएगा। अब हमें बताना है कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ इतना बड़ा एंगल होगा, ठीक है। दिस इज थीटा, ठीक है। अब थीटा के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू y/x, y/x, y है -3, x है 3, तो -3/3 करेंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है। तो tan थीटा नेगेटिव आया है। क्यों नेगेटिव आया है? क्योंकि वेक्टर आर कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू तो हम बता नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। सर ये 315 डिग्री होगा क्या? क्या बोल रही हो? सर ये टोटल जो आएगा थीटा वो 315 डिग्री होगा क्या? नहीं, 315 डिग्री बोल रही हो। हाँ हाँ। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्फा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अल्फा इंट्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। अल्फा वेक्टर और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है, लेकिन उल्टा साइड से है, उल्टा साइड से, ठीक है। देखिए देखो कैसे दिखाएं अल्फा। इस पॉइंट का नाम दे दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, और हम ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी को रफ में बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी को क्या किए? रफ में बना लिए। ओ ठीक है। तो दिस इज ट्रायंगल ओ ए बी, और यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। लेंथ ओ ए कितना है? 3, और लेंथ ए बी कितना है? ओ भी 3 है। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन 3/3, 3/3 का वैल्यू कितना हो गया? 1। अगर tan अल्फा 1 हुआ तो अल्फा कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। अल्फा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर पूरा यहाँ से लेके
यहाँ तक आ जाते हैं तो कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। मतलब बोल सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा 360 होना चाहिए, थीटा प्लस अल्फा 360 होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस अल्फा। समझ पाए ना ये चीज़? तो अल्फा और थीटा दोनों को हम ऐड कर लें तो वहाँ से मिलेगा 360 डिग्री। तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा मिलेगा 360 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना मिला? 315 डिग्री। तो जो एंगल होगा वो होगा 315 डिग्री। तो अनन्या सही बताई थी। अच्छा, दो अनन्या है, एक अनन्या है कार्मिल की, ठीक है, और दूसरी अनन्या किस स्कूल की हो? पेंटिकॉस्टल की। ठीक है, एक अनन्या बोकारो की है और एक अनन्या धनबाद की है। देखो, एक हम समरी लिख दे रहे हैं, समरी लिख दे रहे हैं। हम 4 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, 4 क्वेश्चन 4 क्वाड्रेंट का था। ठीक है, और चारों क्वेश्चन में हम अल्फा इंट्रोड्यूस किए थे। चारों क्वेश्चन नहीं, 4 में 3 में किए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो दिक्कत ही नहीं है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दिक्कत है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आराम से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्यूट एंगल ही होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इतना बड़ा था, थीटा निकालने में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पहले हम अल्फा निकाले थे, अल्फा ऐसे लिए थे। ठीक है, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी दिक्कत था थीटा निकालने में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अल्फा इतना बड़ा लिए थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी दिक्कत था थीटा निकालने में, वहाँ पे अल्फा ऐसे लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखो, आराम से प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा नेगेटिव एक्सिस के साथ ले रहे हैं, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अल्फा पॉजिटिव एक्सिस के साथ ले रहे हैं। ठीक है, और अल्फा अगर निकाल लिए तो थीटा तुम निकाल लोगे, है ना। तो घर में हम कल कल नहीं, आज हम कुछ असाइनमेंट देंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा, तो तुम लोग बना लोगे, है ना। Yes, sir. अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा है कि वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अच्छा इसको देख के बताओ कि वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देख के बताओ वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ में लाई करेगा। हेड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, और हेड का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1। तो 2, -1 यहाँ पे लाई किया, और वेक्टर जो होगा ओरिजिन से 2, -1 की तरफ होगा। ठीक है, एंड दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, वैसे अगर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो तुरंत बता दोगे, √2² प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा? √5। ठीक है, और थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू y/x। y का वैल्यू कितना है बताओ तो तुम लोग, y का वैल्यू कितना है? -1, और इसका वैल्यू कितना है? 2, तो -1/2 है। ठीक है, देखो इस बार कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। क्या प्रॉब्लम होने वाला है? देखो, अल्फा किसके साथ लोगे तुम लोग बताओ तो, इसमें अल्फा किसके साथ लोगे? पॉजिटिव एक्सिस के साथ या नेगेटिव एक्सिस के साथ? नेगेटिव के साथ। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये वाला अल्फा होगा ना। ठीक है, तो अगर रफ में हम ट्रायंगल बना दें, ठीक है, तो दिस इज अल्फा,
ये वाला 2 होना चाहिए, ये वाला 1 होना चाहिए, ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1/2। अच्छा, अगर tan अल्फा 1/2 आ गया तो अल्फा क्या होगा, बता पाओगे तुम लोग? 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री होगा? अरे tan अल्फा 1 होगा तब ना 45 डिग्री होगा। tan अल्फा 1/2 है। नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। ऐसे केस में अगर tan अल्फा 1/2 आ गया तो हम बोलेंगे अल्फा है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्फा कितना है? tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अगर tan अल्फा 1/2 हुआ तो अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/2। अच्छा, ये चीज समझो, इनवर्स का फंडा क्या होते हैं। जैसे अगर मान लो साइन थीटा हो जाए 1/3, ठीक है, तो साइन थीटा 1/3 किस एंगल के लिए होता है, किस थीटा के लिए होता है, बताओ तुम लोग? पता है तुम्हें? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो यहां पे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कॉस थीटा इक्वल टू रहे 1/4, कॉस थीटा 1/4 रहे, हमें ये नहीं पता है कि कॉस थीटा 1/4 किस थीटा के लिए होता है, ये पता ही नहीं है। तो थीटा क्या लिखोगे? थीटा को लिखोगे कॉस इनवर्स 1/4। समझे? ये सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं? जब थीटा का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया रहे। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में tan अल्फा 1/2 है, तो tan अल्फा 1/2 किस अल्फा के लिए होता है ये तो पता ही नहीं है हमें। जब नहीं पता है तो वहां पे हम लोग लिखेंगे अल्फा होगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स 1/2, है ना। तो अगर अल्फा tan इनवर्स 1/2 हुआ तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? थीटा और अल्फा में रिलेशन है कि अल्फा प्लस थीटा इज 360 डिग्री, है ना। अल्फा प्लस थीटा इज 360 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस अल्फा। और अल्फा मिला क्या था? अल्फा मिला था tan इनवर्स 1/2। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, इस आंसर को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझो। यहां tan थीटा माइनस 1/2 आया है, tan थीटा माइनस 1/2 आया है, तो हम मेंटली सोच सकते हैं कि अगर tan थीटा माइनस 1/2 आया है तो tan अल्फा 1/2 ही आने वाला है। अगर tan थीटा माइनस 1/2 आया है तो tan अल्फा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, और वहां पे भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। tan अल्फा 1/2 आया तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई? tan इनवर्स 1/2, कोई स्टैंडर्ड एंगल तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए तब उस केस में हम अल्फा निकालेंगे ही नहीं, अल्फा निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, मतलब हम ये वाला काम अब नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला काम कब नहीं करेंगे? जब हम पहले ही देख चुकेंगे कि कोई नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है, मतलब ऐसा एंगल आ रहा है जिसका वैल्यू हम नहीं जानते। समझ पाए जो हम बोले? सर ठीक है, हालांकि ये जो सेकेंड वाला लिखे हैं वो गलत नहीं लिखे हैं, जो सेकेंड लिखे हैं वो गलत नहीं है, वो भी सही है। बाय द वे, अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये भी रहे और ये भी रहे तो दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होगा, तो हम दूसरा वाला को भी काट नहीं रहे हैं। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, मतलब थीटा का ये वाला वैल्यू भी सही है और थीटा का ये वाला वैल्यू भी सही है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुम्हारा आइडिया क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वेक्टर आर इक्वल टू -3i कैप -5j कैप। वेक्टर आर इक्वल टू -3i कैप -5j कैप। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना है। पहले कौन सा क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा जल्दी से बता दो तुम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट -5। ठीक है, तो -3, -5 को प्लॉट किए। वेक्टर ओरिजिन से -3, -5 की तरफ होगा। ठीक है, दिस इज वेक्टर आर। थीटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेते हैं। ठीक है,
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो तुम लोग तुरंत बता दोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन एंगल में ही है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 9 + 25, 9 + 25 कितना होगा, √34। √34। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है y/x। y का वैल्यू है -5 और x का वैल्यू है -3, तो 5/3 मिला। सपोज अगर हम अल्फा इंट्रोड्यूस कर भी देते तो tan अल्फा 5/3 होगा, करके तुम देख सकते हो। अगर अल्फा इंट्रोड्यूस कर लें तो tan अल्फा 5/3 मिलेगा। अच्छा, अगर tan अल्फा 5/3 मिला तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ, tan इनवर्स 5/3, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं होगा, लेकिन अगर tan अल्फा 5/3 हो गया तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स 5/3। ठीक है। अच्छा, तो अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, हम अल्फा निकालेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट थीटा लिख देंगे, और थीटा लिख देंगे tan इनवर्स 5/3। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ लिख सकते हो, एक चीज़ लिख सकते हो कि ये जो tan इनवर्स 5/3 का वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये अलग से लिख दो। ठीक है, तो ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इसका ये आंसर भी सही है, इसका ये आंसर भी सही है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स 5/3, दोनों आंसर सही है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और मैथमेटिक्स का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होगा, ये स्टैंडर्ड 12 में सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये तुम स्टैंडर्ड 12 में ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग फंडा होता है, तो वहाँ के हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स 5/3। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो अभी टेंशन नहीं लो, तुमको जो लिखने का मन कर रहा है वही लिख दो, ये लिख दो या फिर ये लिख दो, हम नंबर अभी दे देंगे। ठीक है, अभी मार्क्स दे देंगे, बाकी जो फाइनल आंसर होगा वो कहाँ पे होगा, स्टैंडर्ड 12 में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब जाके ठीक होगा। स्टैंडर्ड 12 का ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टैंडर्ड 12 में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहाँ सही होगा ये चीज़। ठीक है, वैसे ये लिख दिए थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तब कोई गलती नहीं होगा, और ये तो सही है ही। कंफ्यूज नहीं करना है तुम लोगों को, कंफ्यूज नहीं करना है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाला है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मिल जाएगा तो बस tan इनवर्स 5/3 लिख के छोड़ देना, है ना। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेक्टर r इक्वल टू -3i कैप, सिर्फ -3i कैप दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो अगर वेक्टर r -3i कैप है तो इसको तो लिख ही सकते हो ना, -3i कैप प्लस 0j कैप, जे कैप दिख ही नहीं रहा तो 0j कैप होगा। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा, -3, और y कंपोनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, वेक्टर देख के ही बता सकते थे कि ये -3i कैप है, -3i कैप है, सिर्फ i कैप है, और वो भी -i कैप है, मतलब सिर्फ -i कैप है। तो अगर सिर्फ -i कैप है तो ये किधर होगा भाई, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा, ये किधर होगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तब इसके लिए जो अभी वाला मेथड फॉलो करे थे वो वाला मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इसको नेगेटिव एक्सिस की तरफ दिखा दो। ठीक है, हाँ, ओरिजिन से अगर स्टार्ट किए हैं तो ये -3 तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर आर। इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देख के बता सकते हो, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3। ठीक है, और बोला कि एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस से कितना होगा, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, देख के बता सकते हो कितना है, 180 डिग्री। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्यों कैलकुलेशन करेंगे भाई, ये तो दिख रहा है ना कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 180 डिग्री लिखेंगे, थीटा को डायरेक्ट हम 180 डिग्री लिखेंगे।
हम बिना मतलब का tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स नहीं करने जाएंगे यहाँ पे, समझे? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेक्टर आर इक्वल टू -4j कैप। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेक्टर आर को लिख सकते हैं 0i कैप -4j कैप। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या हुआ है? 0, और y कंपोनेंट क्या हुआ? तो -4। इसको देख के भी हम बता सकते थे कि ये वेक्टर किस साइड में लाई करेगा जी? बताओ किधर लाई करेगा? माइनस वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। जे कैप है ना, ठीक है। हम के कैप अभी तक बताए ही नहीं है, 3D अगला क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो ओरिजिन से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर दो, मतलब ओरिजिन से -4 तक इसको ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस में, और ये है वेक्टर आर। ऑब्वियसली वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 4 होगा, ठीक है। और एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस कितना होगा? देख के बताओ, देख के बताओ। 270 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वेक्टर लाई कर जाए, मतलब वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ ही हो, तो एंगल बताने के लिए हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देख के बता देंगे। जैसे इसके लिए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री है ना। इसके लिए थीटा 90 डिग्री, इसके लिए थीटा 180 डिग्री, और इसके लिए थीटा 270 डिग्री। तो सिर्फ आई कैप रहे या सिर्फ जे कैप रहे तो उसमें थीटा निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी है जब आई कैप और जे कैप दोनों रहे। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, पूरा 1 घंटा यही काम किए हैं, 2 बजने जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ, बाय चांस क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो दोबारा पढ़ लेना, मतलब दोबारा वीडियो देख लेना। वीडियो तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स नहीं होगा। ये फिजिक्स का ABCD है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज हम तुम्हें बता रहे हैं। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। भूख लगी है हमको, चलो कोई नहीं। और राइट एंगल का हाइपोटेनस मान लो R है, ठीक है। परपेंडिकुलर P, बेस B, ठीक है। और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होते हैं? तो बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बेस तो B है और हाइपोटेनस क्या है? R है। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन R होता है। तो बेस को अगर हम R के टर्म में लिखना चाहें और थीटा के टर्म में लिखना चाहें, तो बेस को लिख सकते हैं R कॉस थीटा, ठीक है। R इज हाइपोटेनस, मतलब R इज बेसिकली H, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग समझदार हो भाई, ठीक है, सब अच्छे अच्छे बच्चे हो। इसके बाद अगर हम साइन थीटा लिखें, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे? P अपॉन R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से अगर हम P लिखना चाहें तो P इक्वल टू क्या होगा? R साइन थीटा, ठीक है, R साइन थीटा। अब इसको एक तरह से याद कर लो, ठीक है, एक तरह से याद कर लो कि अगर किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता रहे, हाइपोटेनस पता रहे और हाइपोटेनस R है, ठीक है, तो बेस इज R cos थीटा एंड परपेंडिकुलर इज R साइन थीटा। तुम लोग याद करने की क्या जरूरत है, हम तो लिख ही सकते हैं,
तो आराम से लिख भी सकते हो और लिख करके हमेशा मतलब ऐसा डिराइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे है वो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। रिजोल्यूशन का मतलब हम बोल सकते हैं कि वेक्टर को ब्रेक करना या तोड़ना या कंपोनेंट लेना, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को ब्रेक कर देना, ठीक है, या उसका कंपोनेंट लेना। जैसे मान लो कि इस तरह से एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है और एक वेक्टर आर है, एक वेक्टर आर है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब ऐसा किए कि इसका हेड से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और दूसरा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, ठीक है। और 2 वेक्टर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। पहला वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ बनाए और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ बनाए, ठीक है। और दोनों वेक्टर कहाँ तक है तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए पे वेक्टर आर का हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और पॉइंट बी पे वेक्टर आर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा किए कि वेक्टर आर को 2 पार्ट में ब्रेक किए। पहला पार्ट है ओ ए वेक्टर और दूसरा पार्ट है ओ बी वेक्टर, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। अब एक चीज ध्यान दो, चलो इस पॉइंट का नाम लेते हैं सी। ट्रायंगल ओ ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस का लेंथ मान लिया आर है। मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मान लिया आर है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया आर, ठीक है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मान लिया कि आर है, लेफ्ट, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए सी में, ट्रायंगल ओ ए सी में हाइपोटेनस आर है, ठीक है, और एक्यूट एंगल थीटा है। तो बेस क्या होना चाहिए, अभी बता रहे थे उधर, बेस क्या होना चाहिए। r sin थीटा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, बेस था आर कॉस थीटा। बेस क्या होगा, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो बेस होगा आर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। मतलब ओ ए होगा आर कॉस थीटा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो है उसका लेंथ होगा आर कॉस थीटा और वाई एक्सिस की तरफ जो है उसका लेंथ होगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इज आर कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इज आर साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट क्या है तो आर कॉस थीटा है और वाई कंपोनेंट वेक्टर आर का क्या है तो आर साइन थीटा है, ठीक है। और अगर वेक्टर आर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए लिखना चाहिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। लिखना चाहिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो एक्स क्या है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा आई कैप, और वाई क्या है आर साइन थीटा जे कैप,
ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। फिर से रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि वेक्टर को रिजॉल्व कर देना, मतलब ब्रेक कर देना या कंपोनेंट लेना। ठीक है, तो मान लो कि कोई वेक्टर आर है, वेक्टर आर है ओसी वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर आर को हम दो वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तब एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। समझे? बाय द वे, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा नहीं बनाता तब क्या होता है वो भी बताते हैं। सपोज ऐसा हो जाए कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और यहां पे वेक्टर आर है एंड दिस एंगल इज थीटा, मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। ठीक है, और बोला कि वेक्टर आर को रिजॉल्व करो मतलब कि कंपोनेंट लो। तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ हुआ, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ हुआ। अब यहां ध्यान दो, थीटा किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस की तरफ? वाई। तो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आर कॉस थीटा किसके तरफ होगा, एक्स की तरफ या वाई की तरफ? वाई की तरफ। वाई की तरफ होगा। यहाँ केयरफुल रहना है, आर कॉस थीटा वाई की तरफ होगा और आर साइन थीटा किसकी तरफ होगा, एक्स की तरफ होगा। एक्स की तरफ। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा है। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा है। यहाँ पे आर कॉस थीटा नहीं है, जो एक्स की तरफ होता है उसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस बार एक्स की तरफ है आर साइन थीटा, तो इससे हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट क्या है, आर साइन थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या है, तो आर कॉस थीटा है। ठीक है, और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसके जगह पे क्या लिखोगे तुम, आर साइन थीटा, आई कैप इज आई कैप, और वाई की जगह पे क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा और जे कैप इज जे कैप। चमक गया तुम लोगों को? बोलो। यस सर। ठीक है, अभिषेक बताइए, समझ में आया? अभिषेक कुमार मंडल और अभिषेक कच्छप दोनों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, आकाशदीप समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, है ना। मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है इस तरह से, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, वेक्टर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है, वेक्टर आर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री। 37 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं होता है। ठीक है, और तुम्हें ये बोला गया कि इसको रिजॉल्व करो और आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखो भी। रिजॉल्व करो और आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखो इसको। ठीक है, तो जिधर एंगल बनाया गया उस साइड में आर कॉस थीटा, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट होगा आर कॉस 37 डिग्री, थीटा यहाँ 37 डिग्री है, और वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा, थीटा है 37 डिग्री। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा आर कॉस 37 डिग्री। ठीक है, आर बोलने का मतलब हुआ आर का मैग्नीट्यूड जो कि 10 मीटर है। ठीक है, तो आर की जगह पर लिख दिए 10, और कॉस 37 डिग्री होता है 4/5, कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। नहीं पता है याद कर लेंगे, ठीक है, हम बाद में लिख देंगे वो। तो कॉस 37 डिग्री होता है 4/5, तो 4/5 लिख दिए। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 8 आएगा, मतलब 8 मीटर मिलेगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ तो मीटर ही होगा। तो एक्स कंपोनेंट मिला 8 मीटर। अब हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे।
तो y कंपोनेंट है r साइन 37 डिग्री, ठीक है। r का वैल्यू है 10 मीटर और साइन 37 डिग्री होता है 3/5। साइन 37 डिग्री होता है 3/5, बाद में हम लिख देंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 6 और यूनिट है मीटर, तो मीटर लिखेंगे। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकल गया। अगर x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकल गया तो इस वेक्टर को हम लोग i कैप और j कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वेक्टर को लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 8 और y का वैल्यू कितना है 6, तो 8i कैप प्लस 6j कैप, और इसका यूनिट है मीटर, तो मीटर भी लिखो, मीटर ब्रैकेट के बाहर लिखो। कोई दिक्कत किन्हीं को? बोलो। नो सर। नो सर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और एक वेक्टर यहां पे दिए हुए हैं, ठीक है, एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, मतलब फोर्स है, ये फोर्स है। और मान लो कि इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ए, ठीक है। बोला इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो देखो ये जो वेक्टर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रिजॉल्व करेंगे। और जिधर एंगल बनाता है उधर साइड में होता है आर कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर साइड में होता है आर साइन थीटा। तो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा होगा आर कॉस थीटा। आर का मैग्नीट्यूड है 10 और थीटा है 60 डिग्री, तो वाई की तरफ हुआ 10 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। एक्स की तरफ होना चाहिए आर साइन थीटा, तो आर का मैग्नीट्यूड है 10 और थीटा है 60 डिग्री। किन्हीं को कोई दिक्कत? बोलो, किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब हम तुमसे पूछेंगे व्हाट इज इट्स एक्स कंपोनेंट। तो कुछ बच्चे लोग बोलोगे कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा 10 साइन 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन 10 साइन 60 डिग्री नहीं होगा, -10 साइन 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है भाई। तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो गया तो कंपोनेंट नेगेटिव होगा ना, ठीक है। सर इसका आंसर √3 आएगा क्या? हाँ, इसका आंसर √3 आएगा, -5√3 आएगा। यस सर। -5√3 आएगा ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? पूरे का आंसर बोल रहे हैं सर। पूरे का आंसर का मतलब क्या होता है? पूरे का आंसर में आई कैप जे कैप बताना है, समझे? चलिए आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। 10 10 होगा और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2। √3/2 होता है, 1/2 नहीं होते हैं। तो -5, बता दिए। हाँ, -5√3। तो एक्स कंपोनेंट मिला -5√3, ठीक है। अब वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो वाई कंपोनेंट 10 cos 60 होगा कि -10 cos 60 होगा? बताओ। 10 cos 60। 10 cos 60, क्योंकि पॉजिटिव वाई की तरफ है, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला है। जिसको साइन 30 cos 60 ये सब नहीं याद है, घर में जाके याद कर लो, और आज याद कर लो, और हो सके तो क्लास के तुरंत बाद याद कर लो, लेकिन कर लो। ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला है। तो 10 cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 10 × 1/2 मतलब कि 5 मिला। अच्छा, यूनिट दिया हुआ भाई न्यूटन में है, तो यूनिट भी लिखना पड़ेगा, यूनिट न्यूटन होगा। अब वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट कितना है? तो -5√3, आई कैप इज आई कैप। वाई कंपोनेंट कितना है? 5, और जे कैप इज जे कैप, और बाहर में न्यूटन। देखिए ये है फाइनल आंसर।
समझे? वैसे किन्हीं को दिक्कत इसमें बोलो, फिर से एक्सप्लेन करना है? तनिष्क? न सर, आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। अभी तक जितना भी वेक्टर दे रहे थे सब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। अब थोड़ा हम बदमाशी कर रहे हैं। एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, ठीक है, और एक लाइन जो एक्सिस के पैरेलल है उसके साथ ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और बोला कि इसको रिजॉल्व करो, बोला इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसी जगह पे वाई एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसी जगह पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो देखो ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जिधर एंगल बनाता है उस साइड में कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 है और थीटा है 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा 10 cos 60, और दूसरा कंपोनेंट हम इधर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हो नीचे की तरफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? बोलो, कोई एक्सप्लेन करो। वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ये देखो इफेक्टिवली कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर कोई दूसरा क्वाड्रेंट में है? इफेक्टिवली फोर्थ में है ना, तो इफेक्टिवली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इफेक्टिवली हम वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ड्रॉ करके रखे हैं ऐसे देखो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन हम वर्ड यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है। इफेक्टिवली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब अगर हम यहाँ पे ओरिजिन मान लें और यहाँ एक्स एक्सिस मान लें और ऊपर वाई एक्सिस मान लें तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हुआ ना। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट ऑब्वियसली क्या होगा, निगेटिव होगा। और वाई साइड में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 10 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। एक्स कंपोनेंट बोलने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना है, 10 cos 60, और 10 cos 60 का वैल्यू मिलेगा 5। तो 5 और यूनिट मीटर है तो मीटर लिख दो। और वाई कंपोनेंट क्या लिखोगे जी, प्लस 10 sin 60 या माइनस 10 sin 60? हाँ, तो माइनस 10 sin 60 लिखेंगे, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो मिलेगा माइनस 5√3 मीटर, ठीक है। तो अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निकल गया तो वेक्टर ए हम बता सकते हैं कि वेक्टर ए क्या है, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या होगा बताओ तुम लोग, 5 i कैप माइनस 5√3 j कैप मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखो जल्दी आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। आज की क्लास में देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भाई, बस आई कैप जे कैप का खेल है ना, यही पढ़े ना। मतलब दो चीज हम पढ़े हैं। अगर मान लो कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिखा रहे, ठीक है, तो उस वेक्टर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और उस वेक्टर का एंगल बता सकते हैं विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और उसके लिए हम टेक्निक भी पढ़े हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ढंग से एंगल निकालना है, ठीक है, जो अल्फा का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट उसका उल्टा पढ़ें। उसका उल्टा क्या पढ़ें, वेक्टर का कंपोनेंट लेना। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहे और किसी एक्सिस के साथ एंगल थीटा दिया रहे, तो जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है उस साइड में कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइड में कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, ठीक है।
और इसका यूज कर करके हम वेक्टर को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है।